Okay, guys, this is Engineer Vakas Ahmed, and I welcome you all people in this webinar. For engineers, there are two words more attractive than anything. सिर्फ दो चीजें होती हैं जहां से मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करूंगा जो हम इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। चाहे वो किसी लड़की की बात कर ली जाए, किसी भी चीज से। एक इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या है पता है? ऑयल एंड गैस के अंदर जॉब मिल जाना, एंड जॉब्स इन गल्फ। दुबई में लड़का काम करता है, ये इंजीनियर है, ये अबू धाबी में, दमाम में, सऊदी अरब में, राइट? यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट आवर इंजीनियर्स आर ड्रीम वर्ड्स। ऑयल एंड गैस में इंजीनियर, कौन कौन ऑयल एंड गैस फील्ड में जॉब करना चाहता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। और फिर गल्फ रीजन के अंदर आपकी नौकरी हो। दीज आर द ड्रीम जॉब कैरियर्स। यू अंडरस्टैंड? सो क्यों? रियल सिचुएशन क्या है? एक तरफ तो हम ड्रीम देख रहे हैं कि भैया हमारी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर ना जॉब होनी चाहिए, गल्फ रीजन के अंदर जॉब होनी चाहिए, बट व्हाट इज द रियल सिचुएशन? वी आर फेड अप ऑफ अप्लाइंग जॉब्स। हम जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वहां से भी तंग पड़े हैं, और जहां पे जाना चाहते हैं वो कंपनी हमें रख नहीं रही, और अप्लाई कर करके हम फेड अप हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे साथ मसला क्या चल रहा है। द रीजन इज लो सैलरी। सबसे बड़ी बात क्या है? हम इतने पैसे ही नहीं कमा रहे। ठीक है। स्लो ग्रोथ, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स नहीं है, सर्टिफिकेशंस नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम पिछले 3 साल से उसी सैलरी में अटके हुए हैं, राइट? एंड देन नो सिक्योर जॉब कैरियर। हमें ऐसे लगता है कि कल को कंपनी के ऊपर बुरा टाइम आएगा ना, तो कंपनी सबसे पहले हमारी सैलरी काटेगी। ऐसा ही है ना? हमारी सैलरी बढ़ने से रुक जाएगी। सही है। नो सिक्योर जॉब कैरियर इसी को बोलते हैं। अब इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन के अंदर आई विल बी हेल्पिंग यू पीपल के एक इंजीनियर को गल्फ रीजन में क्यों जाना चाहिए। वाई? दैट इज अ बिग थिंग। Every engineer try to move to Gulf region. Then impact of skills on career growth. That is the second big thing. Then how mastering specific skills like Primavera P6 can help you get Gulf region jobs. अब Gulf region jobs हलवा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। You need to learn the skills like Primavera P6. Then complete job hunting plan. Even हमारे दोस्त अहबाब इंजीनियर कम्युनिटी के लोग इतने सादा सिंपल हैं, even they know the skills, they don't know how to make job hunting strategy for Gulf region. In today's session I am going to highlight that one as well, and at the end I will be highlighting कि गल्फ रीजन के अंदर एक प्लानिंग इंजीनियर की सैलरीज किस तरह से बनती हैं, कितनी कितनी सैलरीज होती हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। और एंड पे 20 मिनट का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होगा। सो अभी इस सेशन के दौरान कोई भी सवाल आए वो चैट बॉक्स में लिख दें, अदरवाइज एट द एंड आप उन सवालों को कर सकते हैं। वी विल बी हैविंग क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी सुकून रखें और आराम से जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट इट, नोट डाउन इट, एंड फोकस ऑन इट, राइट? सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आम इंजीनियर के मसले क्या हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा था इंजीनियर खतरे में है। यस, फ्रेशर्स ये सबसे ज्यादा खतरे में होता है। व्हाई? बिकॉज ये कहीं पे भी नौकरी लेने जाएगा, इस बेचारे को नौकरी नहीं मिलेगी। पीपल विल बी आस्किंग भैया आप एक्सपीरियंस लेके आओ। ऐसा किस किस के साथ हुआ है मुझे चैट बॉक्स में बताएं, या जिसके साथ अभी हो रहा है वो भी बताए। यस, ये हो रहा है। आपसे हमेशा 1-2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। आप कहते हो मुझे जॉब दो, राइट, मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा। कंपनीज आर सेइंग नहीं, आप नहीं भैया आप एक्सपीरियंस लेके आओ। अब कहां से लेके आए? अगर इसको जॉब मिलती भी है इंडिया में, पाकिस्तान, अपने अपने कंट्री में, तो कितनी मिल जाएगी? मैक्सिमम 15 से 35 हजार रुपए की रेंज होती है। और इतनी सैलरी आज के दौर में नॉट इनफ। अगर आपको इंजीनियरिंग करने से पहले पता होता मैं इंजीनियरिंग करके पहले 1-2 साल इस सैलरी में अटका रहूंगा, आप कभी भी ना इंजीनियरिंग करते। मैं अक्सर पता क्या बोलता हूं? मैं कहता हूं कि वी आर नॉट डूइंग मिस्टेक बाय डूइंग इंजीनियरिंग। हम इंजीनियरिंग करके गलती नहीं करते, हम इंजीनियरिंग करने के बाद गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या हैं पता है? हम स्किल नहीं सीखेंगे, हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं है, जॉब हंटिंग का प्लान नहीं है हमारे पास। ये हमारी गलतियां हैं। हमने कभी अपनी सीवी खुद नहीं लिखी। सच्ची सच्ची बताना, किस किस ने आज तक अपनी सीवी लिखी है? खुद से लिखी हो, पैटर्न टेम्पलेट तो फॉलो किया, लेकिन वो चीजें आपको पता हो कि इस तरीके से सीवी लिखी जाती है? नो बडी, बिकॉज दिस इज अ बिग ब्लंडर, राइट? फ्रेश इंजीनियर को कोई नहीं रखता। मिड कैरियर लेवल इंजीनियर वो इंजीनियर्स हैं जिनके पास 3 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है। दे आर
हार्ड वर्कर्स, दे आर ड्रीमिंग भैया अब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब हमें 2 लाख रुपए वाली सैलरी कहां पे मिलेगी? वी आर इंजीनियर्स, कंपनीज आर ओनली पेइंग देम 70,000 पर मंथ, और इनका बहुत बुरा हाल है। मिड कैरियर एक्सपीरियंस लेवल इंजीनियर्स, दे वांट टू गो टू मैनेजरियल साइड, बट कंपनीज आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी। आज के दौर में सिर्फ एक्सपीरियंस डजंट मीन मैटर, आपको साथ में स्किल्स आने चाहिए। एक्सपीरियंस प्लस स्किल्स, वो होता था ना पहले यार, 10 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा हम ये कर लेंगे, अब ये नहीं है। अब आपके पास एक्सपीरियंस चाहे 3-4 साल का हो, लेकिन स्किल लाजमी होना चाहिए, राइट? एंड देन साइट इंजीनियर्स, कौन कौन साइट इंजीनियर है जो अपने जॉब कैरियर को बदलने आया है? साइट इंजीनियर्स मैं हमेशा कहता हूं, एनालिसिस करके अपना 15 साल एक्सपीरियंस बेस पे 1 साल अपना जॉब हंटिंग, 1 साल अगर आप साइट इंजीनियर रहते हो दैट्स ग्रेट, अगर 1 साल के बाद साइट इंजीनियर रहते हो दैट इज रियली बिग मिस्टेक। आपको 1 साल के बाद कुछ ना कुछ करके स्किल सीख कर आपको हेड ऑफिस या किसी स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब के अंदर कन्वर्ट होना है। सिर्फ साइट इंजीनियर रहोगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा लॉस में हो। 1 साल से ज्यादा साइट इंजीनियरिंग नहीं चलनी चाहिए। That is factual thing, and I am going to justify it, right? So who is satisfied? मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन अपने जॉब कैरियर से सेटिस्फाइड है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एरिया राइट नाउ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल। अभी जहां जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, अभी जहां जहां आप नौकरी कर रहे हो, मुझे बताएं जरा कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। प्लीज एवरीबडी शुड राइट देयर, आई एम हाईली, मोहम्मद अली कह रहे हैं मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ग्रेट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, 99% लोगों का यही मामला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा मुझे अगली रीजन बताएं, व्हाट इज द रीजन? कभी आपने खुद से डायग्नोज किया रीजन? मैं बताऊं आपको, देर आर ओनली 2 रीजंस। आप लोग भी लिखें, लेकिन मैं भी यहां पे लिखने जा रहा हूं। देर आर ओनली 2 रीजंस। अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं होता कि देखो, आप अपनी सेटिस्फाइड जॉब कैरियर क्या होता है? हाई सैलरी। अब हाई सैलरी का मतलब क्या है? 5 लाख सैलरी, 7 लाख सैलरी, 10 लाख भी लोग इंजीनियरिंग के लोग सैलरी ले रहे हैं, 15 लाख भी ले रहे हैं, 20 लाख भी ले रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस। बट इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन योर कंट्री, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अदर साउथ एशियन कंट्रीज, देयर इज अ स्पेसिफिक इकोनॉमी। आपका पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, यू कांट क्रॉस 2 लाख सैलरी पर मंथ, आपका वो डेड कैप है। ठीक है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि गल्फ रीजन के अंदर किस तरीके से आपको यार 30,000 दिरहम की भी सैलरी मिल सकती है, लेकिन विद एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में आपको 4,000 दिरहम की सैलरी है तो 1.5 लाख, इधर 1.5 लाख लेने के लिए आपको 10 साल जुगाड़ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है गल्फ रीजन की, स्किल्स की। जब अवेयरनेस नहीं होगी कंपनीज की, हमें पता ही नहीं है कौन कौन सी कंपनीज हैं। लेट्स से मैं सिविल इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर इंजीनियर आई एम, आई शुड हैव अ नॉलेज कि यार मेरी इंजीनियरिंग के मुताबिक कौन कौन सी कंपनीज गल्फ रीजन में काम कर रही हैं, उनके अंदर क्या क्या जॉब डेजिग्नेशंस हैं, किन स्किल्स की डिमांड है, मुझे स्किल्स सीखने हैं, मुझे लिंक्डइन यूज करना है, मुझे एटीएस यूज करनी है, मुझे जॉब हंटिंग करनी है। नो अवेयरनेस, नथिंग देयर। इज इट लाइक दैट? So that is the reason which is keeping you far away from high salaried job career. आपको ये चीजें आपके अंदर नहीं है जिसकी वजह से आप इन जॉब कैरियर से दूर है, राइट? दैट इज द रीजन, ये मैंने आपको बता दिया। लर्न फ्रॉम माई स्टोरी। I was graduated back in 2010 and I was jobless for complete 1 year. You know that? 1 साल तक मैं जॉबलेस रहा। आई वॉज स्ट्रगलिंग हेयर एंड देयर एंड आई वॉज फेड अप। एवरी सरकारी जॉब, एवरी प्राइवेट जॉब, हर जॉब के ऊपर अप्लाई किया। एट लास्ट आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज टू वर्क विदाउट मनी। एंड आई थॉट यार मैं बिल्कुल अब घर से तैयार होके जाऊंगा तो फीलिंग तो आएगी ना कि यार बंदा कहीं पे जा रहा है, घर वालों का भी प्रेशर कम रहेगा और अपने को भी होगा यार कहीं पे कुछ सीखने को मिल रहा है, खाना तो देंगे ना लंच, राइट? शाम को वापस आ जाऊंगा, फिर सुबह जाऊंगा। आई ट्राइड दैट फॉर 4 मंथ्स। यू नो व्हाट हैपेंड? आई गॉट मैनी आइडियाज हाउ कैन आई लर्न थिंग्स, स्किल्स। एक बड़ा अच्छा कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट था जहां पे मुझे ये 4 महीने की, आप समझ लें, एक वैसे ही अपनी मर्जी के तौर पे, वन साइडेड लव होता है ये भी, एक तरफा प्यार, जिस तरह होता है ना लड़कियों के साथ आप प्यार करते हो उसको पता ही नहीं है।
मेरा भी इसी तरीके से था, मैं जॉब कर रहा था, कंपनी को पता ही नहीं है, वरना सैलरी तो देती ना। वहां पे साइट पे जाना, मेरे एक सीनियर थे, उनकी मदद से आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी विदाउट मनी, राइट। बट आई लर्न मैनी थिंग्स, like I should carry some skills. There I got information that if I could get visit visa, I can secure a good job there. And I did that. मैंने एक विजिट वीजा लिया एंड आई लैंडेड इन शारजा यूएई। जब मैं शारजा लैंड किया, 3 महीने का वीजा था मेरे पास एंड आई लैंडेड देयर। जब 2 हफ्ते, 2 महीने और तकरीबन 3 हफ्ते, लास्ट वीक वॉज गोइंग ऑन my expiring a visit visa. I was very disappointed, very hopeless. But at the last week, बहुत सारी जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। इस 3 महीने के दौरान मैंने जो सीखा वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, कैसे वहां पे मैंने जॉब सिक्योर की। मुझे एक ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब मिल गई। अब वहां पे जो जॉब मुझे मिली वो टेक्नीशियन जॉब थी एंड आई वॉज लाइक अ इंजीनियर। अब मुझे जो सैलरी मिल रही थी दैट वाज 5,000 दिरहम्स। और वो 5,000 दिरहम्स की जो सैलरी थी उसको अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, वो ऑयल एंड गैस कंपनी थी, ऑफशोर का प्रोजेक्ट था। उस टाइम तो बहुत बुरा लगा कि यार मैं तो एक इंजीनियर हूं। लेकिन जब यार मैंने पैसों को मल्टीप्लाई किया ना एक्सचेंज रेट के साथ, इन दैट टाइम दैट वाज 5,000 मल्टीप्लाई विद 25 एंड विद इट वाज अराउंड 1.5 लाख रुपया। एंड ये वो सैलरी थी जो पाकिस्तान में मेरे टॉपर दोस्त भी नहीं ले रहे थे, जो पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे। यू अंडरस्टैंड? इट मोटिवेटेड मी कि यार कोई बात नहीं है, मैं ये काम करूंगा, इसके बाद सीखूंगा, फिर इंजीनियर की पोस्ट पे भी जाऊंगा, राइट। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। आफ्टर 1 ईयर आई स्टार्टेड लर्निंग स्किल्स लाइक प्लानिंग इंजीनियरिंग, प्राइमरी P6 कुछ सर्टिफिकेशंस की, एंड आई वाज हायर्ड आफ्टर 1 ईयर इन सऊदी अरेबियन कंपनी। ठीक है, एक एनपीएस कंपनी थी, नेशनल पेट्रोलियम सर्विसेज। आई वॉज हायर्ड देयर विद मोर सैलरी, विद मोर फैसिलिटीज, विद मोर ग्रोथ एंड ऑल दैट। इसका समराइज करूं तो स्किल्स आर एवरीथिंग। जब तक आप अंदर से डर खत्म नहीं करोगे, नए स्टेप्स नहीं लोगे, कुछ सीखोगे नहीं, सर्टिफिकेशंस नहीं करोगे, अपनी डिग्री के साथ स्किल्स को ऐड नहीं करोगे। लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको, मुझे लिंक्डइन के थ्रू बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज, लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं यार लिंक्डइन के ऊपर हम ट्राई कर रहे हैं, आई विल बी गाइडिंग यू टुडे। यार लिंक्डइन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैंने अपने 15 साल कैरियर में ना, आई स्विच्ड 6 जॉब्स। ठीक है, एंड ये सब की सब जॉब मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी। ये जो मेरी पहली विजिट वीजा वाली जॉब थी ये भी लिंक्डइन के थ्रू थी। ठीक है, आई गॉट मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, मोर देन 16 जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अभी तो अगर मैं आज अप्लाई करना शुरू करूं तो अगले दिन भी कॉल आ जाती है। यू नो हाउ टू डील विद लिंक्डइन। That is what I'm going to share with you people. Over this 15 years of field experience, I have been working on oil and gas projects. I have worked on construction management projects. I have maintained many airport construction projects in my profile, and this is going to make my profile as a dynamic experienced engineer profile, right? From the perspective of this learning, I will be guiding you that why you should learn this skill set, which is called planning control. देखिए, मैंने शुरू में आपसे पूछा था आप कौन से इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा हम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। दुनिया में जहान के इंजीनियर्स आज के सेशन में हैं, यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जो इक्वली वैल्यूड है फॉर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। क्यों? व्हाई? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू। दिस स्किल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स। जो आप नाम सुनते हैं ना यार, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वो स्किल है। इसको अगर जेनेरिकली देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर स्पेसिफाई किया जाए, दिस इज प्लानिंग इंजीनियरिंग। क्या है ये? प्लानिंग इंजीनियरिंग। प्लानिंग कंट्रोल, नाम सुना है आपने? प्लानिंग कंट्रोल। ओके, अभी आप जस्ट 1 मिनट, आई विल बी, अभी 1 मिनट जरा। अभी आप इसको क्या बोल सकते हैं? प्लानिंग कंट्रोल। प्राइमरा P6 एक टूल है। अभी मैं आपको ना एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्किल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी ओके, नाउ इट्स फाइन। आप में से बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी गोइंग थ्रू अ सिंपल सर्वे कि आप शायद एक हाई राइज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ना ये चैट ओपन कर देता हूँ, आपकी जो भी नीश है आप उसको लिख सकते हैं प्लीज। आप नीश को लिख सकते हो। ठीक है, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? हाई राइज बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, ब्रिजेस पे काम कर रहे हो, टनल्स, रोड्स, मेट्रो, डैम्स, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? राइट देयर।
अगर मेरे मैकेनिकल इंजीनियर्स भाई हैं, सो दे माइट बी वर्किंग ऑन एमईपी एचवीएसी सिस्टम्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मटेरियल हैंडलिंग, बॉयलर्स एंड इलेक्ट्रिकल के जो मेरे भाई हैं, दे आर मस्ट वर्किंग ऑन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, हाई वोल्टेज, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, स्मार्ट ग्रिड, स्काडा सिस्टम। और जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, दे माइट बी वर्किंग ऑन रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट एक्सपेंशंस, वेस्ट वाटर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम्स। ये जस्ट मैंने नाम क्यों लिखे हैं, जस्ट गिव यू एन आइडिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है, अगला मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मुझे बताओ कि इन प्रोजेक्ट्स की जो सक्सेस है, ऑन विच फैक्टर्स इट इज गोइंग टू डिपेंड। आप बिल्डिंग बना रहे हो, बाय द एंड ऑफ दैट कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, कंपनी तो देखेगी नहीं यार ये प्रोजेक्ट जो है ये बिजनेस फायदा देके गया कि नहीं, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, राइट? ऐसा है कि नहीं? सर्टन फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे आपके ये सारे प्रोजेक्ट्स डिपेंड कर रहे होते हैं? द सक्सेस ऑफ ऑल दीज प्रोजेक्ट इज गोइंग टू डिपेंड। द नंबर वन, वाज प्रोजेक्ट डिलीवर्ड ऑन टाइम? क्या आपने शुरू में सोचा था ये प्रोजेक्ट 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का? नो, आफ्टर यू हैव डन दैट प्रोजेक्ट, ऐसा ना हो ना कि आप प्रोजेक्ट 10 साल का कंप्लीट करके दे रहे हैं। अब जर्मनी का एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, it's a historical project, you can google it. It was estimated that project will be completed in 3 years, but actually that project was completed in 13 years. That was really not successful project. Okay, you understand? And then, was project delivered within estimated project cost? आपने $1 million का सोचा था, you are going to deliver that project in $1 million, but when you are going to complete you realize यार ये प्रोजेक्ट जो है ना $5 million में हुआ है, तो ये क्या सक्सेस है? नेवर। आपकी टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज रिक्वायरमेंट प्लान। आपके क्लाइंट ने जो हाईलाइट किया है वो पूरा किया गया कि नहीं? अब देखो, आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो ना, तो आप लेट से आप क्लाइंट हो मेरे, तो आप कहते हो यार मुझे अपना कमरा तैयार करवाना है, इस कमरे के अंदर ना पंखा नहीं लगवाना, एसी लगवाना है, दीवारें इस कलर की होनी, और मैं एंड पे पंखा लगा दूं। नहीं नहीं यार, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, नहीं भाई, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो रिक्वायरमेंट मींस प्रेफरेंस ऑफ क्लाइंट। तो ये तीन फैक्टर्स आर गोइंग टू डिफाइन योर प्रोजेक्ट सक्सेस। कैसे लेके आते हैं, अब मैं आपको एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा किस तरीके से प्लानिंग इंजीनियर्स आर गोइंग टू बी की रोल फॉर एवरी प्रोजेक्ट सक्सेस। ये तीनों पैरामीटर्स के प्रोजेक्ट को टाइम पे लेके चलना है। अब जो जर्मन एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, या आपके आगे पीछे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में ये सारी चीजें देखी जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, राइट? अब इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता है? सबसे पहले प्रोजेक्ट शेड्यूल। किसी ने प्रोजेक्ट शेड्यूल देखा आज तक? मुझे चैट बॉक्स में बताएं जरा, प्रोजेक्ट शेड्यूल देखा क्या होता है? किसी को आइडिया है व्हाट डज मीन बाय दिस डॉक्यूमेंट? जब आप ये डॉक्यूमेंट तैयार करते हो ना, तो आप पिछली तीनों चीजें जो है ना, यानी कि सेट रहती हैं। मैं आपको गाइड करता हूं, दिखाता हूं, डोंट वरी। दिखाएं जरा, चैट बॉक्स देखने दो। डू यू हैव एनी आइडिया प्रोजेक्ट स्केड्यूल क्या होता है? आई विल बी शेयरिंग। ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है, ये आपका एक प्रोजेक्ट स्केड्यूल है। ये देखें, यू अंडरस्टैंड? ये जी आपका प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का। एक साइड पे आपके पास वो सारा काम लिखा हुआ है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, क्यूए क्यूसी का काम है, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ईडीडीआर, ये सिविल का काम है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनेगी मैकेनिकल का। ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल कहलाता है ये डॉक्यूमेंट। फिर प्रोक्योरमेंट का काम आ गया, फिर आपकी प्रोक्योरमेंट की आइटम्स हैं। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट, पाइपिंग आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई, सिविल का काम है, फाउंडेशंस हैं, सारे काम आ गए ना आपके। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपका एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में है। एक साइड पे आपका जितना काम है साइड पे करना है वो लिखा हुआ है, उसकी डेट्स लिखी हुई हैं, वो कब स्टार्ट होगा काम, कब फिनिश होगा। एंड ऑन द अदर साइड यू हैव बार चार्ट एरिया। यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट जब बनेगा, ऑब्वियसली नाउ यू हैव टाइमलाइन फॉर ईच टास्क। आपको पता है आपके प्रोजेक्ट पे जितने भी लोग हैं, दे विल बी हाई अलर्ट कि यार हमें ये चीज इस दिन चाहिए। एक्सकवेशन जो है मुझे 3 अक्टूबर को स्टार्ट करना है, इट इज गोइंग टू टेक 8 days। कुछ ना कुछ तो एस्टिमेशन होगा ना जिसकी वजह से, आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट डिटेल, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जब हर काम की एक स्पेसिफाइड डेट है,
अगले 15 दिन में मुझे कितने काम करने हैं, उससे अगले 15 दिन में आई कैन फोकस ऑन दोज वर्क्स। मुझे हर चीज का पहले से पता होगा, आई कैन डिलीवर माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, राइट। जब मैंने हर प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर थोड़ा सा एक और विंडो में आपको दिखाऊं कि यार मेरे इस प्रोजेक्ट पे कितने लोगों की जरूरत है, हेल्पर्स की, स्किल्ड लेबर की, सुपरवाइजर की, यहां पे मुझे किस किस चीज की जरूरत है, लीन की जरूरत है, एंड हाउ मच कॉस्ट इट विल टेक, राइट। ये देखे डॉलर्स के अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट भी हो रही है भैया, इन पैसों से ज्यादा ऊपर नहीं जाना। आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको, ठीक है। स्टील रीइंफोर्समेंट है, वहां पे कितने पैसे लग रहे हैं, कितने लोग चाहिए, कितना मैन, ठीक है। ये कंक्रीट है यहाँ पे, ये देखें, हर एक रिसोर्स के ऊपर आपने रिसोर्सेज दिए हुए, हर एक एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आप देख लें, यू अंडरस्टैंड, फोकलिफ्ट चाहिए, एक्सकवेटर चाहिए। सो दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब इसी प्रोजेक्ट शेड्यूल को थोड़ा सा और भी, ये डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट स्कोप। ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा था, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्कोप। ये जो एक डॉक्यूमेंट है ना, एक्टिविटी नेम एंड WBS, सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का हायर लेवल प्लानिंग करते हो। ये देखो, ये आपके प्रोजेक्ट का डिजाइन है, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, देन फर्दर डिवाइडिंग इनटू फर्दर जोन्स। आप उसको डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ड्राइंग्स बनेगी, प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, फिर फर्दर इनके अंदर एक्टिविटीज क्या क्या आएंगी। ये आपका सारा स्कोप है, काम क्या करना है। वर्क आइडेंटिफिकेशन इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड स्कोप मैनेजमेंट। देन लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या है, कौन सा काम पहले करना है। वाई आई राइट डिजाइन ऑन द टॉप, क्यों, क्यों मैंने डिजाइन सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। भैया डिजाइन सबसे पहले तैयार होगा ना, फिर प्रोक्योरमेंट होगी, और फिर कंस्ट्रक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। और फिर इन चीजों के अंदर पहले काम कौन कौन से होने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी लेआउट एंड मार्किंग पहले होगी, फिर आपको एक्सकवेशन करनी है ना, फिर लेवलिंग करनी है। ये जो आपकी तरतीब बन रही है ऑन द अदर साइड ऑफ योर बार चार्ट एरिया, लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड लॉजिक। पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है, यू अंडरस्टैंड। और फिर इसके अंदर कॉस्ट मैनेजमेंट, द मोमेंट अगो आई शोर यू कि कॉस्ट है वहां पे। मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, मुझे कब कहां पे कौन सा मटेरियल चाहिए, दिस शेड्यूल डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू गिव मी दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। रिपोर्टिंग, मैं इसी डॉक्यूमेंट को, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना मेरा, मैं अपनी प्रोजेक्ट की टीम के साथ शेयर कर सकता हूं, क्लाइंट कंसल्टेंट के साथ, उनको अवेयरनेस दे सकता हूं कि भैया कब कहां पे कौन सा काम है, कितने लोग चाहिए, अपने सब ऑर्डिनेट्स को, अपने सीनियर्स को, राइट। और इससे मैं अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक भी कर सकता हूं। ट्रैकिंग का मतलब है कि क्या मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं। अब ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई ना, थोड़ा सा, ये एक डॉक्यूमेंट बताया प्राइमरी P6 की, ये अभी आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये देखें, ये है। अब इसके अंदर मैं आपको एक मजे की, ये देखें कितनी मजे की चीज आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूं। ये वो डैशबोर्ड है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कब कब मुझे कहां पे कितने पैसे चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये आपको सारी चीजें यहाँ पे, ये देखिए, ये ग्राफ ये जा रहा है, ये पूरा आपके प्रोजेक्ट का प्रोफाइल है, और ये आपके हिस्टोग्राम्स है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये भी ठीक है। इससे आप इंटरपोलेट करके देख सकते हो, अच्छा जी ये जो वीक 5 है, या वीक, ये वाला वीक है, इस वीक को मुझे इतने पैसे चाहिए। एवरीथिंग यू कैन, प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट, आपको हर अपनी चीज के बारे में, मैन आवर्स हो गए, कैश फ्लो हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट का, जब इतनी सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है ना, कि हमारा प्रोजेक्ट को कब कहां पे क्या मसले हो सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके प्लानिंग इंजीनियर की जॉब रोल है। क्या है, प्लानिंग इंजीनियर ये सारे काम करता है। अब प्लानिंग इंजीनियर अब ये सारे काम क्यों करता है, टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, विद रिक्वायरमेंट्स। यही आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस का क्राइटेरिया है ना। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, और रिक्वायरमेंट प्लान रेडी में, मतलब फुलफिल होना चाहिए। एंड दैट इज द जॉब रोल। एक किसी भी प्लानिंग इंजीनियर की जॉब एड पे चले जाएंगे ना, लिंक्डइन पे, देयर इट वुड बी रिटर्न, चाहे बिल्डिंग, पाइपलाइन, MEP, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपको प्रोजेक्ट शेड्यूल चाहिए। MEP के काम का, पाइपलाइन का, इट डजेंट मैटर आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो। यार ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये नहीं देखती कि यार सिविल का प्रोजेक्ट है मैं चाहिए कि नहीं, इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है मुझे नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं है। एवरी प्रोजेक्ट नीड सक्सेस, एवरी प्रोजेक्ट नीड स्केड्यूलिंग, स्कोप, लॉजिक, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट प्लान्स, रिपोर्टिंग। किस प्रोजेक्ट पे रिपोर्टिंग नहीं होती,
ट्रैकिंग नहीं होती, बताएं मुझे। सो दिस इज द जॉब रोल ऑफ अ प्लानिंग इंजीनियर। और ये सारे काम किस पे किए जाते हैं? अ टूल विच इज कॉल्ड प्राइमावेरा P6। यू अंडरस्टैंड? अब ना इन सारे कामों को इंप्लीमेंट करने के लिए देर इज अ कंप्लीट मेथोडोलॉजी विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। आई वांट योर नेक्स्ट 5 minutes super focused one, because in this you are going to understand international level understanding of oil and gas projects। क्या आप अबू धाबी, दमाम, दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज वन, ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो किस तरीके से उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रोसेस फ्लो होता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस स्लाइड। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कह लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह लें, हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इनिशिएट फेज, द सेकंड वन इज प्लानिंग फेज, द थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन, देन मॉनिटर एंड कंट्रोल एंड क्लोजिंग फेज। ये आप 5 फेजेस हमारे हैं जिसके थ्रू एक प्रोजेक्ट पैदा होता है, उसको प्लान किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको ट्रैक किया जाता है, फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। ईदर यू टॉक अबाउट बिल्डिंग, पाइपलाइन, सोलर, विंड एनर्जी, माइनिंग, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस फील्ड का प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन लाइंस है, जो भी पेट्रोकेमिकल का है, कुछ भी है, द सेम साइकिल विल बी फॉलोड। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। विद इन इनिशिएट फेज आपका सबसे पहले कंसेप्चुअल डिजाइन विल बी स्टार्टेड, विल बी इनिशिएटेड। लाइक द पार्टीज लाइक क्लाइंट, कंसल्टेंट आर गोइंग टू, देयर आर पार्टीज, क्लाइंट एंड कंसल्टेंट। ये आपका क्लाइंट प्रोजेक्ट का ओनर है, दे आर गोइंग टू हायर कंसल्टेंट, एक्सपीरियंस पीपल, एंड दीज कंसल्टेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लेवल डाटा दे आर गोइंग टू डिफाइन कंसेप्चुअल डिजाइन। कि यार ये जो चीज हम बनाने जा रहे हैं, बिल्डिंग, रोड, आपका एयरपोर्ट है, आपका पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, आपका प्रोडक्शन प्लांट है, आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, कंसेप्चुअल डिजाइन। उस कंसेप्चुअल डिजाइन में क्या होगा? प्रोजेक्ट डेफिनेशंस। क्या आपकी प्रोजेक्ट, मतलब आप डिफाइन करेंगे मैं बनाना क्या चाह रहा हूं, डिफाइन करेंगे द बेसिक रिक्वायरमेंट, हायर लेवल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर हाईलाइट कंसेप्चुअल डिजाइन के अंदर। फिर उसके अंदर प्रोजेक्ट बनेगा कहां पे भाई? लोकेशन। फिर कॉस्ट आप उसमें 30% का ऊपर नीचे हो सकता है, 30% एक्यूरेसी, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, 30% कम भी हो सकती है, ठीक है, प्रिसीजन इसे कहते हैं। कंसेप्चुअल डिजाइन के अंदर लेआउट होगा, बेसिक लेवल का डिजाइन होगा, बिल्कुल नॉट बेसिक, इवन लेआउट बेस लेवल, लेकिन ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उस कंसेप्चुअल डिजाइन में। वंस इट्स डन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये प्रेजेंट किया जाता है, आइदर इट विल बी रिजेक्टेड और इट विल बी प्रोसीडेड फॉरवर्ड, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एंड देन इफ इट इज अप्रूव्ड, द नेक्स्ट फेज विल बी स्टार्टेड विच इज कॉल्ड बेसिक डिजाइन, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन और फीड। फीड के अंदर क्या किया जाता है? डिजाइन पैकेजेस बनाए जाते हैं। लाइक यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू मेक ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। वहां पे आपके सिविल स्ट्रक्चरल डिजाइंस बनेंगे, आपकी पाइपिंग लेआउट्स होंगी, आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होंगे, आपकी फैब्रिकेशन की ड्राइंग्स बनेंगी, ठीक है ना, यही डिजाइन पैकेजेस कहलाते हैं अगले लेवल पे। ठीक है, डिजाइन पैकेजेस बनते हैं, उन डिजाइन पैकेजेस की बेस पे मजीद कॉस्ट को इलेबोरेट किया जाता है, लेकिन इस लेवल पे कॉस्ट की प्रिसीजन क्या होगी? 10%। अगर मैक्सिमम आपका कोई यहां पे फर्क आएगा बाद में तो वो 10% तक होगा। सो फीड के अंदर ना फिजिबिलिटी बनाई जाती है, एक तो मार्केट एनालिसिस देखा जाता है, फाइनेंशियल, कि कल को अगर ये प्रोजेक्ट आप आगे लेके जाते हो तो कितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। एंड द सेकेंड वन इज टेक्निकल, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, क्या कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी होगी, क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या आपके WBS बनेंगे, हायर लेवल आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल कैसा बनेगा, ठीक है, आपको कितने सालों के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, पैसों की क्या डिमांड है, ये सारा कुछ आपके फीड डॉक्यूमेंट में है। और फिर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके आप एक क्लाइंट और कंसल्टेंट मिलकर एक EPC डेवलपर को ढूंढते हो, जिसको हम कंट्रैक्टर भी बोलते हैं और जिसको हम EPC डेवलपर भी बोलते हैं, बेसिस फॉर बिडिंग। और उसके बाद आप इनवाइट करते हो मल्टीपल EPC डेवलपर्स को, एंड यू आर गोइंग टू हायर वन ऑफ द डेवलपर एंड गोइंग टू अवॉर्ड दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ प्लानिंग फेज विल बी स्टार्टेड। नाउ प्लानिंग फेज, डिटेल डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। वो जो आपने हायर किया ना,
ठेकेदार, वो या तो इन हाउस डिजाइनर्स की मदद से या आउटसोर्स डिजाइनर्स की मदद से जो वो ये बेसिक डिजाइन था ना, इसको डिटेल डिजाइन में लेके जाएगा। ठीक है, क्या पाइपलाइंस बननी है, बेसिक उसको मिल गया, उसी की बेस पे उसने बिड किया। अब इन डिटेल डिजाइन की बेसिस के ऊपर एस्टिमेशन होगी, मजीद बिल ऑफ क्वांटिटीज कंपाइल किए जाएंगे, प्रोजेक्ट शेड्यूल जो अभी थोड़ी देर पहले आई वाज sharing with you people the window of Primavera P6, the same project schedule on the basis of these डिटेल डिजाइन, एस्टिमेशन, स्कोप ऑफ वर्क, ये प्रोजेक्ट शेड्यूल तैयार किया जाता है। इस प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर ऑब्वियसली स्कोप बेसलाइन होगी, भैया हमें काम कितना करना है, वो सारा कुछ डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सिविल का काम, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने कमरे बनाने, एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड। स्कोप बेसलाइन, शेड्यूल बेसलाइन, कितने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट करना है, डिजाइन को कितना टाइम देना है, प्रोक्योरमेंट को कितना टाइम देना है, कंस्ट्रक्शन को, एवरीथिंग विल बी ब्रोकन डाउन। अगर मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर करूं, ये देखें, यहां पे हर चीज है ना, ये देखें, ये पहले ये आपका जितना भी है मेरे भाई, एवरीथिंग, दिस इज स्कोप बेसलाइन। ये वाला जो कॉलम है, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज स्कोप बेसलाइन, दिस इज शेड्यूल बेसलाइन, एवरी लेवल इज शोइंग ये। ठीक है ना, आपका पूरा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट जो अवार्ड होता है ना आपको, लेट से ये देखें, आपका प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है आपने, ये देखें 1 साल यहां पे है, बट यू आर गोइंग टू डिफाइन कि ये काम 30 दिन में होगा, ये भी 30 दिन में, ये इस तरह से, ये 29 दिन में है, ये आपने ब्रोक डाउन किया, ठीक है, 55 दिन में। सो दिस इज कॉल्ड शेड्यूल बेस लाइन, यू अंडरस्टैंड। एंड देन कॉस्ट बेस लाइन, कि हर एक काम पे, डिजाइन पे कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान्स, ये पूरा प्लानिंग फेज में होगा। देन द एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आपको पता चलता है कि आपने साइट के ऊपर मोबिलाइज करना है ऑन द साइट एरिया, यू अंडरस्टैंड। साइट के ऊपर मोबिलाइज करते हो, साइट के ऊपर प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका फोर्थ फेज स्टार्ट होगा विच इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल। ये दोनों फेजेस इकट्ठे चलते हैं। एग्जीक्यूशन जैसे ही स्टार्ट होगा ना, पैरेलल आपका ये मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका साइट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट शेड्यूल के मुताबिक, आपकी एक्सकवेशन स्टार्ट हो गई, तो आपकी वहां पे साइट पे इंस्पेक्शन टीम भी तो है ना, दे आर गोइंग टू इंस्पेक्ट, मोनिटर, डॉक्यूमेंट, यार आज कितना काम हुआ, क्या टेस्ट लगाना है, काम जो है वो किस, चेक रिक्वेस्टें, सारा कुछ होता है कि नहीं, इसको हम बोलते हैं मोनिटरिंग। अब ये डाटा प्लानिंग इंजीनियर को शेयर कर दिया जाता है। प्लानिंग इंजीनियर ये साइट का डाटा वर्सेस प्लान का डाटा, इसको देखकर एक रिपोर्ट बनाएगा विच इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। दैट इज वाई वी कॉल इट मॉनिटर एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग का मतलब क्या, ध्यान रखना, कंट्रोल का मतलब है प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट सही चल रहा है या बुरा चल रहा है। एंड द फिफ्थ फेज इज कॉल्ड क्लोजिंग फेज। अगर वो 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल के बाद आप देखोगे कि यार ये क्लोजिंग फेज के अंदर आपका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो गया, तो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, पंच लिस्ट, एंड प्रोजेक्ट विल बी टर्मिनेटेड एंड क्लोज्ड। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट हुआ है, देन यू आर गोइंग टू मेक अनदर रिव्यू के यार टाइम तो खत्म हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, नाउ वी आर गोइंग टू मेक ईओटी एंड रिवाइज शेड्यूल एंड ऑल दैट, you understand। Now please let me know how was it important and understandable for you people। There was first initiate phase, the planning phase। आप किसी भी दुनिया में के प्रोजेक्ट पे चले जाओ, इसी तरीके से आपका काम होगा, ठीक है। These are the phases, 5 phases, and documentation is there। Initiate, planning, execution, monitor and control, and closing। Execution or monitor and control are going with parallel phases। Please let me know in the chat box, is that understandable please? Yes please, is that okay to understand please? अब एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जब आप काम करते हो, तो आपका काम स्टार्ट होगा यहां से, एक जूनियर प्लानिंग इंजीनियर यहां से काम स्टार्ट होगा, ठीक है, ये आपका थ्रू आउट है, ये सीनियर प्लानिंग इंजीनियर्स का काम है, ये सीनियर प्लानर्स करेंगे, और ये आपके प्लानिंग इंजीनियर का थ्रू आउट प्रोजेक्ट, ये सारा। व्हाई आई शेयर्ड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज यू शुड नो। अब आपको फ्रेमवर्क समझ लग गया पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से, चाहे बिल्डिंग, एमईपी, पाइपलाइन, कोई भी प्रोजेक्ट है, किस तरीके से उसको लेके चलना है। इज दैट ओके, कि एक प्लानिंग इंजीनियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इस स्लाइड से आपको और भी बहुत कुछ पता चला होगा कि किस तरीके से 3 फेजेस होते हैं, कंसेप्चुअल डिजाइन, बेसिक डिजाइन, देन डिटेल डिजाइन, ठीक है, कौन तैयार करता है, फीड क्या होता है, कितने परसेंट कॉस्ट होती है, ये हर प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी थोड़ी डिफरेंस के साथ चीजें सेम ही रहती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अदर स्लाइड, एंड here we are।
ये मैं आप लोगों को 5 साल का डाटा शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अगले 5 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं। सो क्या आपकी स्किल लैडर होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस लेवल यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम इंजीनियर्स ने कभी नहीं ये सोचा होता कि 2 साल के बाद, मैंने एक जॉब इंटरव्यू किया रिसेंटली एंड आई आस्क वन गाय के आप अपने आप को 4 साल बाद या 2 साल बाद कहाँ पे देखते हो। एंड ही वाज सेइंग कि सर मैं अपने आप को 4 साल बाद ना शेरवानी में देखता हूँ, शादी वाली। भाई ये क्या मतलब हमारा विजन इतना है कि यार 4 साल बाद आप अपने आप को किस जॉब डेजिग्नेशन पे, नो आइडिया। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने आप को 3 साल बाद 4 साल बाद कहां पे देखते हो? कभी विजुलाइज किया? कभी विजुलाइज किया आपने? आई विल बी शेयरिंग, डोंट वरी। कभी विजुलाइज किया हो आपने कि यार आई हैव टू 2 साल बाद ये पोजीशन मुझे लेनी है? कभी किया? अब मैं आपको 5 साल का एक स्किल लैडर बताने जा रहा हूं, ठीक है? वो क्या है? एट दिस स्टेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्किल सेट। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो ना और प्लानिंग इंजीनियरिंग के साथ जॉब कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ईपीसी प्लानिंग कंट्रोल। ईपीसी प्लानिंग का मतलब क्या है? ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैंने समझाया, इसकी थ्रू आउट हर चीज अगर आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, सो ये ओवरऑल क्या कहलाएगा? इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है? आपकी पाइपलाइन, एमईपी, बिल्डिंग, ट्रांसमिशन, एवरीथिंग विल कम अंडर ईपीसी प्लानिंग, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट? दूसरा स्किल क्या है? या तो आप मेंटेनेंस प्लानिंग के अंदर चले जाएं या आप ईपीसी प्लानिंग में आ जाएं। दोनों डिफरेंट है बट टूल और स्किल अंडरस्टैंडिंग सेम है। शटडाउन मैनेजमेंट, ये आपके शटडाउन तक का नाम तो सुना होगा, टर्न अराउंड, शटडाउन। जिसने सुना है प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, शटडाउन। अब आपने लेट्स सपोज कि आप अपना कैरियर स्टार्ट कर, इट डजंट मीन कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी ये स्किल सीख सकते हो, डजंट मीन। आपकी डिग्री के साथ आपका स्किल होगा तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एज कंपेयर टू दोज पीपल जिनके पास सिर्फ डिग्रीज है। जब आप ये स्किल सीख लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट जॉब सिचुएशन या जो आपकी करियर के मुताबिक, देन आफ्टर 1 or 2 years यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्किल सेट विच इज कॉल्ड डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। मैंने क्लोजिंग फेज के अंदर रिपीट किया था कि अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ 100% लेकिन टाइम कंप्लीट हो गया, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू क्लियर डिले एनालिसिस रिपोर्ट। रिस्क मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। डिले एनालिसिस का मतलब है कहां कहां पे आपके प्रोजेक्ट को डिले मिला, क्या रीजन था, क्या रिस्क था। सो दैट इज सीनियर लेवल एक्सपीरियंस स्किल सेट। फिर कुछ सालों के बाद आप पीएमपी का एक एग्जाम दें एंड देन यू विल बी रेडी मेड प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं, दिस इज योर नेक्स्ट 6 years प्लानिंग टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। इफ यू आर गोइंग ब्लाइंडली कि नहीं यार किस्मत में हो तो वो कभी नहीं होगा। स्किल सीखेंगे, कंपनीज आर ओनली वाचिंग के यार प्रोजेक्ट मैनेजर है, कैसे मैनेज करेगा, सर्टिफिकेशन भी है इंटरनेशनल, ये एंड पे करना है, लोग ये पहले कर लेते हैं। फिर ये भी करना है, शुरू में ये वाला करना है या ये वाला कर ले। अगर ये वाला करेंगे तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर ये वाला करेंगे तो ऑपरेशन मैनेजर। ये मेंटेनेंस का है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने कैरियर क्लियरेंस के लिए भी पूछ सकते हैं आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ठीक है? अगर आप मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो आप ये कर लें। अगर आप वैसे साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ये सबसे ज्यादा सूटेबल है, उसके साथ आप ये भी कर सकते हो। सो अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो ये स्किल कर सीख कर आप स्विच कर सकते हो अपना जॉब कैरियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर। और फिर अगले 2 से 3 साल के अंदर आपने ये लेडर कवर करनी है एंड कोलेक्टिवली आपका 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगेन यू कैन डिजर्व दिस जॉब पोजीशन। अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो, आप कहते हो यार मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो भैया आप 1 साल के अंदर इसको कवर करो टू गेट अ वैल्यूएबल जॉब, क्योंकि स्किल्ड इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि हर तरह के इंजीनियर को, चाहे आप डिजाइन के इंजीनियर हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, कोई भी, आपको प्लानिंग इंजीनियरिंग इसलिए सीखने की जरूरत है कि प्लानिंग इंजीनियरिंग आपको सिखाती है कि प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, प्रोजेक्ट की एनालिटिकल अप्रोच को कैसे समझना है, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट को कैसे समझना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो प्राइमरी थिंग्स फॉर एवरी इंजीनियर इन नाउ डेज इंडस्ट्री। आज के दौर में आप ऑयल एंड गैस को ज्वाइन करना चाहते हो आसानी से, तो ये जॉब करियर जो है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है टू गेट इंटर इनसाइड द, बिकॉज ऑयल एंड गैस के अंदर आप आसानी से एंटर नहीं हो सकते। स्किल सेट है, या तो रेफरेंस होना चाहिए या स्किल सेट। और गल्फ रीजन के अंदर वो तो बहुत ही नामुमकिन हो जाता है व्हेन यू डोंट हैव द स्किल्स। ओके। सो अब ना प्राइमरा P6 के अंदर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग स्केड्यूलिंग पीसी पे होगी,
ठीक है, आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो भी है, दे ऑल विल बी शेड्यूल्ड, मेंटेन, ट्रैक्ड इनसाइड प्राइमरा P6। दिस इज अ टूल। ओके, अब आपने क्या करना है, इस टूल को सीख करना स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर में प्लानिंग इंजीनियर बन जाए। अब ना स्किल सीखना, अब आपको आगे सबका मोटिव एक ही है यार, नौकरी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, जिसका पहला पिलर क्या है, स्किल लर्निंग, जो मैं अभी आपको बता रहा था। एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आपको स्क्रैच से सीखना है तो स्किल लर्निंग आपको सबसे जरूरी है। प्राइमरा P6 सीखे, ये आपकी मर्जी है। आई एम जस्ट एडवोकेटिंग दिस स्किल सेट बिकॉज इट इज हाईली वैल्यूएबल इन गल्फ रीजन। आप लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर से पूछ लें, किसी भी तरीके से रिसर्च कर लें, यू विल बी फाइंडिंग इट मोस्ट वैल्यूएबल। कोई भी फ्रेश इंजीनियर, मिड कैरियर, किसी भी पोजीशन पे कर सकते हैं, कोई भी इंजीनियर सीख सकता है। मैनेजरियल जॉब रोल्स हैं, फ्यूचर लीडिंग जॉब कैरियर्स हैं। तो पहले आपने स्किल लर्निंग करनी है, फिर आपने करना है यार ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च। क्या मतलब, आपने देखना है गल्फ रीजन के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं, PMCs, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जो कंसल्टेंट हैं, जो प्लानिंग इंजीनियर्स को हायर करेंगी, इस तरह की 50+ कंपनीज, जैसे पार्सन्स, एकॉम, एकॉन, WSP, बैक्टेल, ठीक है, आपकी ब्लैक कैट है, जैकब्स है, डेस्कॉन है, ये बहुत और फिर आपकी और भी कंपनीज है, श्लमबर्जर, वेदरफोर्ड, इनके भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनकी कंपेन्स होती हैं प्रॉपर। फिर आपका एडनॉक, अरामको, PDO, कतर एनर्जी, ये क्लाइंट्स हैं, इनके नीचे काम करने वाली हर कंपनी के अंदर प्लानिंग इंजीनियर चाहिए। जस्ट गैदर डाटा 50+ कंपनीज, उनको गूगल करो, लिंक्डइन करो, वहां पे जाके अप्लाई करना है। लेकिन ऐसे अप्लाई नहीं करना, यू हैव टू अप्लाई बाय क्रिएटिंग ATS CV। व्हाट डज मीन बाय, किसी को पता है ATS CV क्या होती है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया। ऐसे अप्लाई नहीं कर देना। ATS CV क्या मतलब है? ATS CV का देखो, एक आती है आपकी जॉब एड। जॉब एड के अंदर ना, ये देखो एक और चीज बता दूं, अच्छा, एक कंपनी के अंदर एक दिन के अंदर अप्लाई करने वाले एवरेज लोगों की तादाद पता क्या होती है? 5,000। एक कंपनी के अंदर इतने लोग एड अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि आपकी CV शॉर्टलिस्ट कैसे होगी? ठीक है, रेफरेंस भी होता है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपकी एक तरफ पे ATS सिस्टम, हर वेबसाइट कंपनी की जो होती है ना, जब आप अप्लाई करते हो तो ATS सिस्टम, AI सिस्टम लगा होता है। वो क्या करता है, ये सिस्टम आपकी जॉब एड और आपकी CV को आपस में मैच करता है कि जॉब एड के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, कि कंपनी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने लिखा है हमें सिविल इंजीनियर चाहिए, वो देखेगा अच्छा सिविल इंजीनियर है, गुड। अच्छा, कंपनी ने लिखा हुआ है कि यार सिविल इंजीनियर के पास ना एक्सेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, वो देखेगा अच्छा जी आपके पास एक्सेल का एक्सपीरियंस है। ये नहीं नीचे जाके लिखा है, शुरू में लिखना है, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ये देखेगा अगर अच्छा प्राइमरी P6 का स्किल भी चाहिए कंपनी को, तो ये देखेगा अच्छा है वो भी, ठीक है। आगे ये देखेगा यार बंदे को WBS बनाना आता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आती है, CPM आता है, जो भी इसकी डिटेल्स हैं। आगे आपने कुछ नहीं लिखा तो आपका इस तरीके से एक स्कोर बनता है, और वो स्कोर मैक्सिमम 70 to 80% अबव होना चाहिए। और ये सिर्फ हड हरामी है, हमें पता ही नहीं होता ATS CV बनानी कैसी है। अगर ये स्कोर होता है तो आपकी CV को ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे, यानी कि एक मेल चली जाएगी कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू। ठीक है, सो दैट इज ऑल, यू नीड टू क्रिएट ATS CV। अब आप कहेंगे यार अब क्या करें हम लोग? भैया हमें करना क्या है, हमें जब भी अपनी CV को डेवलप करना है, हमें जॉब एड को देकर वो कीवर्ड्स डालने हैं, दैट्स इट, ATS CV। देन आपने क्या करना है, लिंक्डइन को बहुत अच्छे तरीके से यूज करें। क्यों? मैं पहले ही बता चुका हूं, लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लिंक्डइन के ऊपर हैं, मुझे बताएं कौन कौन है लिंक्डइन के ऊपर। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक्डइन की बेसिक्स के बारे में मैं काफी और एडवांस लेवल पे टिप्स बताता हूं, आप मुझे वहां पे भी लेके फॉलो कर सकते हैं। ATS CV कैसे बना सकते हैं आप, इस एक मिनट, लर्न विद इंजीनियर वकास, ठीक है, ये यही मेरे चैनल का नाम है। आपको नजर आ रहा है ये यही मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी मैं इसी नाम से हूँ, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है। तो लिंक्डइन का मतलब क्या है, आई विल बी शेयरिंग राइट नाउ। ये एक मिनट जरा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट। लिंक्डइन कहाँ पे है? ये है लिंक्डइन, एंड आई विल बी शेयरिंग, ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर लें। और ये आपका प्लानिंग इंजीनियर है, यहाँ पे आप लिखें प्लानिंग इंजीनियर और इसको रिसर्च करें। आज के सेशन के बाद ये लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पे आपका एक फिल्टर बन जाता है जॉब हंटिंग के हवाले से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका फिल्टर बन गया। अच्छा, इस फिल्टर में अभी आपको चाहिए क्या? जस्ट यू वांट टू चेक बॉक्स के यार मुझे ना
मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिसर्च जॉब्स, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ जॉब्स। फर्दर इट विल बी गाइडिंग मी कि मुझे कहाँ पे जॉब्स लेके रिसर्च करनी है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब, आई कैन क्लिक एंड आई कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेशंस। आई कैन कीप इट एज इट इज and I can find there is Adna Group, Words, big names. Wood is a big name, right? MPH, High Right, कुछ कंसल्टेंट कॉन्फिडेंशियल नाम भी होते हैं, WSP। तो यहाँ पे आप प्लानर पे चले जाएं, तो ये जो जॉब है ना, अगर मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मेरी सीवी के अंदर ये व्हाट इज इन्वॉल्व, वो कह रहा है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो आप चैट जीपीटी कौन कौन यूज करता है? एक तो तरीका कर रहा है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, वो ज्यादा भी अच्छा नहीं करना। देखो प्राइमरी P6 चाहिए, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वो सारा कुछ। आप देखो, ये स्टार्ट तो करो, तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको चैट जीपीटी पे ले जाओ, उसको बोलो कि यार देखो ये जो है ना, ये कंपनी को डिमांड चाहिए, मुझे आप सीवी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दो कि मुझे सारा कुछ आता है इसके मुताबिक। मैं ये नहीं आपको सिखा रहा फेक कैसे करना है, आपको ये चीजें पहले पहले बताया मैंने, आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, स्किल लर्न करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक दफा ये 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपने स्किल सीखना है, फिर आपने अपने कंपनीज की रिसर्च करनी है, फिर आपने मेरे भाई ATS CV बनानी है, फिर आपने चौथे नंबर पे लिंक्डइन, और फिर लिंक्डइन के ऊपर अप्लाई करने के साथ साथ आपने नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का पता क्या है? नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग आपके जानने वाले नहीं है लेकिन कंपनीज में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ नेटवर्क करना। डेली बेसिस पे 3-4 लोगों को ऐड करें। हमेशा जॉब ही ना मांगे, लोगों के साथ तल्लकात बनाएं। ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, आप देखेंगे कि यही लोग 1 साल बाद आपके रेफरेंसेस होंगे। हाउ टू मेक नेटवर्क, देर इज अ स्ट्रैटेजी, गोल्डन स्ट्रैटेजी, आई हैव शेयर्ड दैट वन एज वेल ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप अगर इन्हीं 4-5 पॉइंट्स पे, तो स्किल लर्निंग इज गोइंग टू हेल्प यू 50%। बाकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपको 50% हेल्प आउट करेंगी टू सिक्योर योर 100% जॉब इन गल्फ रीजन इन नेक्स्ट 2 to 3 months, इफ यू आर कंटिन्यू गोइंग टू कंटिन्यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई प्लानिंग इंजीनियर सैलरीज। तो प्लानिंग इंजीनियर क्या कर रहे हैं? अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो, हम देख लेते हैं फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर्स। फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर्स, हाउ मच दे आर गेटिंग इन गल्फ रीजन्स। मैं ये कहता हूं, आप इंडिया पाकिस्तान के अंदर जितनी सैलरी ले रहे हो ना, गल्फ रीजन में आप उससे 7 से 10 गुना ज्यादा सैलरी लेते हो। अब देखिएगा, एक फ्रेश प्लानिंग इंजीनियर जिसको सिर्फ प्राइमरी P6 आता है, रिपोर्टिंग करनी आती है, WBS, ये सारे काम आते हैं, लेकिन उसके पास साइड का एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी ज्यादा हैं, और कंपनीज उसको 4,000 से 5,000 दिरहम ऑफर करती हैं, या रियाल। ठीक है, अच्छा मिड कैरियर लेवल इंजीनियर अगर ये सीखता है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो कहेगा अच्छा यार, लेकिन पहले यानी कि 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, और वो इस कैरियर स्किल को सीख कर अपना जॉब कैरियर स्विच करता है। सो आई होप उसको साइट का भी एक्सपोजर होता है, साइट के ऊपर भी वो काम कर चुका है साइट इंजीनियर के तौर पे, या किसी जो और, तो काफी आइडिया होता है। आप शेड्यूलिंग को भी इंटरेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर आपके इर्द गिर्द काम कर रहे होते हैं। सो दीज गाइज कैन मेक लाइक 7,000 to 8,000 दिरहम्स पर। लेकिन 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद दे कैन जंप, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिल जाता है, दे कैन जंप टू 10,000 एज वेल। सीनियर लेवल के वो जो लोग हैं जो कि आपके एक्सपीरियंस लेवल हैं, और वैसे सीनियर प्लानर्स का मैं बता रहा हूँ, सीनियर प्लानर्स आर अर्निंग। अच्छा, पिछले लाइव वेबिनार में भी मैंने यही बताया था, तो एक बंदा ना गलत ले गया था इस चीज को, तो मैं वो गाइड कर देता हूँ। सीनियर प्लानर्स, व्हेन यू आर सीनियर विद लाइक टोटल ओवरऑल 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन सिक्योर 20,000। ठीक है, दिरहम और रियाल। ठीक है, अब यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे भी है, वो 35-40 हजार, मतलब 35-40 हजार भी। अब एक पिछली दफा मैं यही सेग्रीगेशंस बता रहा था लोगों को, तो एक बच्चा कह रहा था सर आपने कहा था ये सैलरी, भैया ये तो सीनियर मैनेजर लेवल पे है ना। वो कहता नहीं, मैं मुझे प्लानिंग इंजीनियर की ये सैलरी मिल जाएगी। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगी जब तक आप मैनेजर नहीं बनोगे, ठीक है ना, तो इट विल टेक टाइम। तो ये रात में तरक्की वाले तरीके ना सोचा करो, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप गिव मी इवैल्यूएशन के कैसा सेशन रहा, एंड आई विल बी शेयरिंग दिस रिकॉर्डिंग एज वेल। प्लीज गिव मी योर इवैल्यूएशन। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल 4 से 5 हजार फ्रेश इंजीनियर की, तो 2,000 भी है, बट इफ यू आर स्किल्ड इंजीनियर देन यू कैन गेट। ठीक है, सो यस आई एम ऑफरिंग माई पेड सेशन एज वेल, आई विल बी शेयरिंग। अभी आप लोग अपने सवाल लिखते जाएं, आई विल बी आंसरिंग।
यस जी, मेरा पेड सेशन भी है एंड आई विल बी गाइडिंग ओवर हेयर माय बैच 180. Okay, batch 180 is going to start from 9th of May, Friday. Okay, and it is EPC planning and live sessions. And there are 3 classes: Friday, Saturday, and Sunday per week. Total duration is 4 to 6 weeks. आप सवाल लिखते जाएं जी चैट बॉक्स में, ठीक है। और रियल प्रोजेक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी फील्ड के मुताबिक जो चीजें होंगी वो आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कंप्लीट जॉब हंटिंग, कैसे एटीएस सीवी बनानी है, जॉब हंटिंग प्लान होगा, लिंक्डइन को कैसे अपग्रेड करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को, जॉब इंटरव्यूज को, कंपनीज की लिस्ट, चैट जीपीटी। आई एम गोइंग टू गाइड यू इन दैट रिगार्ड एज वेल। सो अभी जो हमारी इसकी फी है एज पर पाकिस्तानी रुपीज, इट्स गोइंग टू बी 25,000 PKR। बट इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन अस फ्रॉम इंडिया ड्यू टू टैक्सेस एंड राउटिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली हमें फी पे नहीं कर सकते, सो वी हैव अकाउंट एंड देर इज अ टैक्स डिडक्शन, सो दे कैन पे अस 11,000 INR, and that is our EPC planning course details. At the same time, I'm also offering another course which is shutdown management, planning control, and just give me a moment, I will be writing over here. So shutdown management is actually self-paced, सेल्फ पेस्ड, लाइक इसमें कंप्लीट ऑपरेशन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, पूरा प्लांट, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ पेस्ड सेशंस है। ये तकरीबन समझ लो कि इसका 2 महीने का कोर्स है, दिस इज 2 मंथ्स, इट्स अ बिग वन। लेकिन 1-to-1 सपोर्ट रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोर्स दूंगा तो आप कहेंगे बस टाटा बाय बाय, नॉट लाइक दैट। 1-to-1 ट्रेनर सपोर्ट विल बी देयर, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग, तो 1-1 सपोर्ट रहेगा इसमें। और इसका जो है रियल प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बेस्ड केस स्टडी है, और इसका जो फी है दैट इज 35,000 PKR। इसमें बहुत, और इंडियन INR विल बी 15,000 INR। ओके, एंड इसके अंदर काफी, क्यों इसकी प्राइस ज्यादा, बिकॉज ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव है। जो एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट बनाने का, जो EPC प्लानिंग है ना, वो कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू शट डाउन मैनेजमेंट। शट डाउन मैनेजमेंट थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, ठीक है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी है, इसलिए इसको 1-to-1 रखा है ताकि आप अपनी पेस पे उसको लेके चल सकते हैं, और बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। आपका एक ग्रुप बना दिया रहता है, उसमें क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, 2 से 4 महीने आप मेरे साथ अटैच रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी मोर, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी, ये नाउ दीज बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड देख लें आपको जैसे बेहतर लगता है। आई हैव नरेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउ द क्वेश्चन आंसर्स प्लीज। आई वुड प्रेफर कि आप लोगों के सवाल मैं इस तरीके से लूँ। फी स्ट्रक्चर सब पर सर हाउ मच टाइम इट टेक्स बिटवीन इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन? डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर यूए की कंपनी है तो आपको 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, अगर इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो वो 6 महीने भी लगा देती हैं। थैंक यू उमर खान मोहम्मद, प्लीज शेयर द रिकॉर्ड। यस, शेयर कर दूंगा सर। स्पॉटलाइट ऑन मेटलर्जी एंड, जी जी, देखो इंजीनियर, चाहे आप मेटलर्जी इंजीनियर हो, मटेरियल्स के इंजीनियर हो, आप इस स्किल सेट के अंदर आ सकते हो। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद आसिफ सर, मिड और एक्सपीरियंस इंजीनियर इक्विवेलेंट क्यों नहीं है सर? मिड इंजीनियर, यार मिड इंजीनियर के पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस लेवल का जो है 6-7 साल का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। केएसए में जॉब रेशो कैसी? बहुत आला है। केएसए इस टाइम सबसे टॉप पे जा रहा है, सबसे ज्यादा न्योम के प्रोजेक्ट्स हैं भैया। जद्दा, रियाद में इतने नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, सऊदी अरब इज ऑन द टॉप। और उनका स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो नए स्टेडियम्स बना रहे हैं, नए सिटीज बना रहे हैं। तो आपको पता है ऑयल एंड गैस पहले ही वहां बहुत ज्यादा है। ये पहली क्लास नहीं थी, ये डेमो सेशन है। थैंक्स फॉर मोटिवेशन, थैंक यू वेरी मच। स्किल्स इंक्लूडेड इन पेड सेशंस, यस यस। थैंक यू सर फॉर ऑल दिस, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट, थैंक यू। शुएब अकबर सर, सेफ्टी बैकग्राउंड हो या और सिविल ड्राफ्टमैन QS, जी जी आप कर सकते हैं मेरे भाई। मोहम्मद अली, डू यू हैव PMP कोर्स फॉर सर्टिफिकेशन? मेरे पास ट्रेनर है, आई ऑलवेज इंडोर्स देम, यू कैन व्हाट्सअप माई टीम, आई कैन इंडोर्स यू दैट वन। उमेर खान सर, P6 कैसे लर्न करें? वो मैं करवाऊंगा ना, जी जी। मैं ये ट्रेनिंग का ही मैंने बताया, बैच 186 EPC प्लानिंग प्राइम, मेरा P6 ही है ना इसमें।
यार मैं एक्चुअली ना मार्केट वाला प्राइमेरा P6 नहीं सिखाता, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। प्राइमेरा P6 एक जस्ट टूल है, सॉफ्टवेयर है। ईपीसी प्लानिंग जो है ना, वो पता क्या है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, इंडस्ट्री बेस्ड। ठीक है, पूरी अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री बेस्ड, आपकी पूरी स्किल बेस्ड है। शटडाउन मैनेजमेंट है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, और फिर इसको लेके प्राइमेरा P6 पे ही जाना है। ये कंप्लीट पैकेज इस तरीके से बनता है। मैं हमेशा इसलिए भूल जाता हूँ बिकॉज वी आर गिविंग लाइव इंडस्ट्री बेस्ड, और हम इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि जी लोग क्या दे रहे हैं, बट आई नो माई सेल्फ कि आई हैव स्पेंट इन टाइम इन गल्फ रीजन। इस सेशन से भी आपको पता चल गया होगा व्हाट इज माई अप्रोच, व्हाट इज द लेवल अप टू which I'm supposed to deliver you people, not only software, also process, understanding, concept, कैसे आपको समझा सकता हूं मैं। फिर स्किल से सीखने के साथ साथ आप फिर भी नाकाम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं 100% हो जाएगा, ये बाबा जी की फक्की थोड़ी है जो 100% कर देगी अपना काम। राइट। ओके गाइस।